अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फ़ौजी तहवील में मौजूद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल करने का मुतालबा कर दिया है। जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि इस तरह ओपन अदालती कार्रवाई से बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, नई नई चीज़ें पता लगेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके जवाब में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ज़राए के हवाले से फौरी जवाब देते हुए कहा कि बानी पीटीआई कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करता और करवाता रहा है, ये उनका कहना था। नाज़रीन, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने कल इस्लामाबाद में जलसा करना था जिसका इजाज़तनामा इंतज़ामिया ने अब मनसूख कर दिया है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद है और वो कल के एहतजाज को खुद लीड करेंगे। तो क्या मामलात अब तसादुम की तरफ जा रहे हैं और जनरल फैज़ जो है उनके मामले में इमरान खान का भी जो है वो ट्रायल हो सकता है और क्या जनरल बाजवा भी इस एहतसाब की जद में आएंगे? ये हमारा होगा आज का प्रोग्राम। हम बिजली की सियासत पर भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है राना एहसान अफजल साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और कोऑर्डिनेटर है बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया, मशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा। और हमें चंद ही मिनटों के अंदर तैमूर तालपुर भी ज्वाइन कर लेंगे, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मगर सबसे पहले राना साहब आपसे शुरू करती हूँ, इसलिए चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि जी कल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके वज़ीर आला जो है वो एक प्रोटेस्ट लीड करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आज दी है कि जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं कह रहे, कुछ और लोग भी कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जिनके प्यारे जो है वो लापता हो गए थे जब जनरल फैज़ के दौरान जब उनका रूल था। तो उसके अंदर मुदस्सिर डारू के जो वालिद है महबूद अकरम, उन्होंने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो थे वो इलीगल डिटेनमेंट सेंटर्स चला रहे थे। उन्होंने एक पैरेलल जुडिशल का वो सिस्टम शुरू किया हुआ था, वहाँ पे लोगों को वो तय खानों में रखते थे। तो उनसे इसकी भी पूछताछ होनी चाहिए। तो क्यों ना ओपन ट्रायल फिर हो, पता चले कि क्या क्या हुआ, जनरल फैज़ ने क्या क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसमें जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये तो आर्मी एक्ट के तहत बनते हैं और ये प्रेरोगेटिव कि वो ओपन होगा या वो क्लोज्ड होगा या कैसे होगा वो फिर वो जो कोर्ट्स रन कर रहे होते हैं उनका ये मैंडेट होता है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो कोई रोल इतनी अदा कर सकती है। लेकिन बहरहाल जो खान साहब की जो रिक्वेस्ट है उसका तो कोई लिंक लॉजिक बनती नहीं है, क्योंकि जब आर्मी चीफ बन रहे थे वो अपोजिशन में थे, वो तब भी उसमें चाह रहे थे कि मेरे से भी मुशावरत हो जाए कि किसको बनना है। तो उनको तो दिल करता है कि वो वैसे ही एक उन्होंने तीर चलाया है हवा के अंदर। तो इससे ये ज़रूर जाहिर होता है कि उनको परेशानी है। उनको परेशानी है कि जो उनके क्या कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाला मेरे ख़्याल से अभी वो माहौल से गुज़र रहे हैं। उनको लगता है कि जो उन्होंने मामलात फैज़ साहब के साथ मिलके किए वो अब एक्सपोज होने जा रहे हैं और उनको शक है कि अब उनकी तरफ भी ये मामलात बढ़ेंगे। बहरहाल वो ओपन होता है क्लोज़ होता है, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स चला रहे हैं ये उनकी फैसला है, उनकी स्वाबदीद है। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब, आपने राना साहब की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ओपन ट्रायल जनरल फैज़ का होता है कि नहीं होता, ये तो फ़ौज की स्वाबदीद है। इसके अंदर इमरान खान साहब ये बयान कैसे दे सकते हैं कि जी जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल होना चाहिए? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओपन ट्रायल का सिर्फ फ़ायदा ये हो जाएगा कि सबके सामने जो है जब ट्रायल हो रहा होगा तो अगर जनरल फैज़ ने कोई चीज ऐसी की होगी तो आवाम तक एक एक चीज पहुंचेगी। जैसे आज आपको याद होगा कि अभी माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट में लाइव वो दिखाई जाती थी, तो उससे आवाम को बड़ा सीखने को मिला कि जजेस किस तरह
जो है वो कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई कबात नहीं है। इसमें इमरान खान को क्या नुकसान या फायदा होना है, तो एक बड़ी दुनिया के सामने, एक खुल के सामने आ जाएगी सारी चीज। तो बाकी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब, एट द एंड ऑफ द डे तो इदारे का फैसला है। इमरान खान साहब की ये तजवीज आप इसको समझ लें, तो इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, लेने की कोई जरूरत नाराज होने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। बाकी उनका वो है। दूसरी बात ये कि इसी तरह खान साहब ने बोला 9 मई पे भी एक जुडिशियल कमीशन बना लें, तो वो भी नहीं बनाते। तो असल में तो चोर किसकी दाढ़ी में तिनका है, ये तो वो तो खुलेआम दावत दे रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बना लें, इसका भी ट्रायल ओपन हो। अपने भी वो कहते हैं मेरा ट्रायल भी ओपन करें, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करके करें। तो इसमें तो इससे ज्यादा और क्या मतलब दिलेरी होगी। अच्छा, तो मगर ये बताइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, कल क्या वो जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ, चूँकि कल वज़ीर आला ने कहा ना जी, आज स्टेटमेंट दे दी कि जी कल मैं लीड करूँगा जो एहतजाज होगा और मैं तरनौल इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी साथ देगी? अच्छा मुनीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने ये एहतजाज का वर्ड कहाँ से पिक किया है। तरनौल में तो कोई जलसा है। अच्छा। आप जलसे का नाम नया एहतजाज हो गया तो मुझे नहीं पता। कल तो तरनौल में जलसा है, वो अच्छा। जलसे को लीड कर रहे हैं। अच्छा, वही मैं पूछ रही थी कि जो जलसा जिसको वो लीड करेंगे, उसके साथ साथ क्या, चूंकि पहले भी तो इस तरह हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस साथ साथ चली है, तो इस बार क्या होगा? चूंकि आपको एनओसी तो दिया नहीं है ना, एनओसी तो मनसूख कर दिया गया है। देखिए एनओसी की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो मुझे व्हाट आई नो कि कल एक जलसा है और उसका पुलिस से क्या ताल्लुक। स्वाबी में भी तो जलसा हुआ है, वहां पे पुलिस आई हुई थी, तो वो जलसे का पुलिस से क्या ताल्लुक, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बात से कि आपने पहले तो इसको एहतजाज बोल दिया जलसे को, फिर आप उसमें पुलिस को शामिल कर दिया। वो इस्लामाबाद में केपी की पुलिस कैसे जाएगी? वो तो खुद जाएंगे, अपने कारकुन के साथ जाएंगे, जलसे का हिस्सा बनेंगे, उसको लीड करेंगे। तो नहीं, थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आपके अपने लीडर जो है ना, वो एहतजाजी जलसा इसको कह रहे हैं। अगर आप अखबार उठा के देख लें, और उन्होंने ये कहा है कि हम जूते की नोक के ऊपर एनओसी को रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आप ये स्टेटमेंट देंगे और राणा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एनओसी आपको इशू नहीं किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो जलसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। अच्छा, आप अच्छा जलसा तो कर रहे हो। अच्छा, ये कह रहे कि जी हम जलसा ही करने जा रहे हैं, हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, तो करने दे फिर इनको पूरा मन जलसा। जो वैसे पूरा मन एहतजाज भी जमहूरियत का तो हुसन होता है। बिल्कुल जमहूरियत का हुसन है और ये होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोकल इंतज़ामिया ने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो भी उनके पास इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट्स होंगी कि यहाँ किस किस्म का कोई जो है वो मामलात निकल सकते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो एनओसी मनसूख किया। लेकिन मैं अपनी अगर राय दूँ तो मेरे ख़्याल से जो पीटीआई की अब तारीख़ है वायलेंस की, जो शुरू होती है, जो इनका 126 दिन का धरना था, जहाँ इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, फिर जब ये डी चौक आए वहाँ जलाओ घिराओ किया, उसके बाद ज़मान पार्क में पेट्रोल बम मारे, फिर उसके बाद 9 मई की जो इन्होंने 10 फ़ौजी तनसीबात पे यक वक्त 10 शहरों में हमला आवर हुए, तो अब इनका तो एक रिकॉर्ड है वायलेंस क्रिएट करने का। मगर और देखिए, आप उनको बैन पहले से ही कर रहे हैं, इससे पहले कि वो कोई कदम ही उठाए। नहीं देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो एनओसी मनसूख हुआ है, ये तो टेक्निकल बुनियादों पे डेफिनेटली कोई सिक्योरिटी की इनपुट होगी कि यहाँ कोई मामलात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं या कोई भी एक वाक़या हो सकता है, उस पर होगा। फिर मैंने आपको अपनी राय दी कि मेरी राय के मुताबिक जो इनका एजेंडा है एक मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, चाहे IMF को ख़त लिखना हो, चाहे GSP प्लस स्टेटस को सोशल मीडिया के ज़रिए सैबोटाज करने की कोशिश हो, साइफर पे खेलने की बात हो, इनका तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलाने का एजेंडा है। तो मैं मेरे नज़दीक तो मगर लेकिन ना, आप तो तभी किसी को पाबंदी किसी के ऊपर लगा सकते हैं जब कोई काम हो गया हो। कोई काम अगर आप समझते हैं कि कोई एक इंसान कोई काम करने लगा, उससे पहले आप पाबंदी लगा दें, ये पाबंदी तो इसका जवाब नहीं, ये तो एनओसी मनसूख होने की नहीं। एनओसी जो मनसूख हुआ है वो इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूख हुआ है। ये मैंने आपको जो पहले दी थी वो अपनी राय दी थी। ठीक है, मगर इसके ऊपर तैमूर तालपुर साहब से भी ले लेते हैं इनपुट, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा से बात की है कि जी पुरअमन जलसा हो या कि एहतजाज हो, हक होता है ऑपोजिशन का कि वो करे। तैमूर साहब, मुझे ये बताइए
कि इधर राणा साहब कह रहे हैं कि जो इनको एनओसी मनसूख हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स थी कि जी मामलात जो है वो ख़राब हो सकते, इसीलिए मनसूख हुआ है। आप क्या समझते हैं कि जलसा करने का हक़ इनको होना चाहिए, और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है इस व्हाट यू से अबाउट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त हो, कहीं भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, मैं समझता हूँ कि एनओसी की भी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी नहीं रही, एक दहशतगर्द तंजीम बन गई है। जो 9 मई के वाक़े थे और उसके अलावा और भी बहुत से वाक़े ऐसे जहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादती की है। इन्होंने अपना गुस्सा जो है वो सरकारी अजला पर, सरकारी इमारतों पर, सरकारी गाड़ियों पर, उसके साथ साथ एम्बुलेंसेस पर और प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों ने तबाह बर्बाद की है। तो कौन इस चीज की गारंटी लेगा कि इनको पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दी जाए और वो एहतजाज जो है पुरअमन ही रहे। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनका एहतजाज कभी पुरअमन रह सकता है। जो पिछले इतने सालों में हमने रिकॉर्ड देखा है इमरान खान न्याजी का और इनके पार्टी का, तो उसके बाद इन पे भरोसा करना लायक ये रहे नहीं है। दूसरी बात ये आपने अच्छी की कि जब तक इन्होंने कुछ किया नहीं है तो तब तक आप कैसे रुकाव कर सकते हैं। तो असल में हमें 9 मई को भी ये करना चाहिए था कि जब हमें पता चला हम उससे पहले इनको कंट्रोल कर लेते। और फॉर फ्यूचर भी मैं समझता हूँ कि बेहतरी इसी में होगी। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए हमारी मजबूरी होगी उनको सेफ रखने के लिए कि इनका एहतजाज फिलहाल जब तक ये कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं देते हमें पुरअमन रहने की और कोई जिम्मेदारी कबूल इनकी नहीं करता, तब तक मेरे ख्याल से हमें इतना बड़ा रिस्क पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं देना। मगर सर आपकी जो आपने अपनी आर्ग्यूमेंट दी है उसके मुताबिक तो कोई अगर कत्ल करने जा रहा है या कत्ल कर चुका है उससे पहले ही आपने उसको फांसी दे दी अगर वो कत्ल करना है। तो मुजम्मिल साहब फिर भी वो ये कहते हैं कि हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो कहते हैं कि आपकी जमात एक दहशतगर्द जमात है, इसीलिए हम आपको इजाज़त नहीं देंगे प्रोटेस्ट करने की, आपको इजाज़त नहीं देंगे जलसा करने की। देखिए, मैं तो सिर्फ ये दोनों मोज़ेस मेहमानों आपके जो है और हमारे भी दोस्त हैं, मैं तो सिर्फ इनको ये कहूँगा कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर निकालना है तो ज़्यादा नहीं 2022 अप्रैल से लेकर 5 अगस्त 2023 तक पीटीआई ने कोई तकरीबन जो है 60 से ज़्यादा जलसे किए और वो 60 से ज़्यादा जलसे किए और उसमें एक घमला भी नहीं टूटा। और उसमें सिर्फ जितने जलसे किए इन दोनों की पार्टियों ने जब से बनी है इतने जलसे नहीं किए होंगे। तो और ये हमें अब कुछ भी कह लें, ये तो सारी की सारी तो फिर 9 मई को क्या हुआ मुजम्मिल साहब? तो 9 मई को तो जलसा नहीं था, ना जलसा था, यही तो हम बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला? नहीं, आपने कहा ना कि पहले आपने जलसा किया या एहतजाज किया, कोई गमला नहीं टूटा, तो फिर 9 मई को क्या हुआ? की बात कर रहा हूँ ना। 9 मई को कोई जलसे का ऐलान हुआ था, ये फिर हुआ क्या? मैं तो 9 मई आपके लोग सामने आए थे ना, आपके लोगों को। जी मुनज़्ज़े, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि 9 मई के जिस पार्टी जो कह रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाए, वो हम कह रहे हैं, वो आप नहीं कह रही ना, ये हमारे पीपल्स पार्टी के या नून लीग के दोस्त कह रहे हैं। फिर उसके अलावा 9 मई में आप लोगों ने जितने भी लोग जेल में लेके गए थे उनमें से 95% लोग अब बाहर आ गए। अगर आप लोग के पास कुछ होता तो वो उनको सजा दिला चुके होते। कहीं पे तो खड़े हो ना, आप सजा दिला सके। आपने कितने लोगों को 1.5 साल अंदर रखा, फिर जुडिशियल कमीशन आप नहीं बना रहे। जबरदस्ती अब मैं बोल दूं आपको खड़े खड़े के आप दहशतगर्द हैं, तो आपको मतलब मैं प्रूफ जब तक नहीं करूंगा तो कैसे हो सकता है? अच्छा, ये बात अहम है आपकी, ये बात अहम है। ट्रैक रिकॉर्ड भी आप तो मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, जरा हमारे दोस्तों को हमारे जलसों की तरतीब बता दें अप्रैल से लेकर अब तक। और ये जिंदगी में इतने जलसे नहीं किए होंगे, तो ये हमें क्या सिखाएंगे इस बारे में और ये क्या बताएंगे हमें इस बारे में? पहले ये हमारे लेवल पे तो पहुंचे। अच्छा राणा साहब, जो इन्होंने बात कही कि कई लोगों को पकड़ा गया और यकीनन काफ़ी लोगों को फिर छोड़ दिया गया, तो जाहिर है उनके खिलाफ एविडेंस तो नहीं होगी कि उनको फिर रिहा कर दिया गया। दूसरा, वो कहते हैं जुडिशियल कमीशन आप बना लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि आज बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन आई और वो ये आई कि मोहम्मद अकरम जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के,
उनसे एक फ़ोन बरामद हुआ और वो ये बताया जाता है कि उस फ़ोन के ज़रिए जो है जनरल फैज़ जो है इमरान खान साहब का राब्ता बाकी दुनिया से करवाते थे। अब जो मोहम्मद अकरम है वो गायब है, तो जब आपने तफ्तीश अगर करनी ही है और आप उसके ज़रिए तफ्तीश तक पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें ये शवाहिद निकले हैं, तो क्यों ना आप उसको कानून के दायरे में आके करें। किसी को इस तरह गायब कर देना फिर तफ्तीश करना, मैं एग्री करता हूँ कि मुझे इस रिपोर्ट की जो है वो मैं तस्दीक या तौसीह नहीं कर, यानी कि आई कांट रिजेक्ट और एक्सेप्ट इट। देखें, ये तो आप सही कह रही हैं कि अगर ऐसा कोई वो उनका रोल है तो उनके ख़िलाफ़ FIR कट जानी चाहिए और उसके तहत फिर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन देखें, उनकी अहलिया ने कहा है कि मैं FIR, तो वो मेरे ख्याल से वो भी गई हैं कोर्ट में, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कि क्या मामला थे। लेकिन इससे जो चीज़ बड़ी क्लियर है ना कि जो नेटवर्क जो एक काम कर रहा था मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो अनअर्थ अब हो रहा है, जो एक ग्रैंड एजेंडा था। बट व्हाई नॉट हैव अ जुडिशियल कमीशन एज दे से? देखिए, जुडिशियल कमीशन तो ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हम बना देंगे जुडिशियल कमीशन, ये कहेंगे हमें ये तस्लीम नहीं है, फलाना नहीं है, ये मर्जी का वो फैसला आ गया। असल चीज़ तो ये कि ये चीज़ तो लोगों ने विटनेस की है ना। क्या आपने नहीं सुना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? क्या आपने अगले दिन 10 मई को नहीं सुना कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे तो यही कुछ होगा? क्या आपने पतलूने लहरती हुई नहीं देखी? क्या ये सारे जो मामला ऑल द मोर रीजन कि आप ओपन ट्रायल करें। क्यों बेचारे सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में धकेल रहे, जहाँ पे बिल्कुल क्लोज डोर ट्रायल्स होंगे? ये तो इजिप्ट में इस तरह का हुआ, बर्मा में इस तरह का हुआ। अगर आप तकाजा चाहते हैं फेयर ट्रायल का, जो हमें हक देता है, हमारा आइन देता है, आर्टिकल 10 देता है, तो फिर उसके अंदर आप उसके तकाजे तो पूरे करें, आप ओपन ट्रायल तो करें ना। अगर मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं मिसाल के तौर पे, तो वो भी एक आर्मी एक्ट के तहत चलते हैं और उसमें बड़ा स्पेसिफिक कॉज लिखा हुआ है कि जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जाएगा कि कोई आदमी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो या उसकी प्लानिंग या बैटमेंट के अंदर उसका रोल हो, नंबर 1। मगर सिविलियंस कहीं भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं होते दुनिया में। नहीं, ये आर्मी एक्ट है, हमारा ये आर्मी एक्ट है। फिर दूसरी चीज़ जो मैं इसमें जिसमें मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी को सज़ा हो भी जाए तो फिर उसका राइट ऑफ अपील इन्हीं हाई कोर्ट्स के अंदर है, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर नतीजा है। आपने वकार सेठ की अदालत में पेशावर में देख लिया जी कि मेजॉरिटी जिनको सजाए मौत हुई वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पे हुई, जो एडमिसिबल ही नहीं है। तो वो सब कुछ ओवरटर्न हो गया। अब वो मामला बैठा हुआ है। देखिए ना, ये सब कुछ टाइड इन है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कितने साल हो गए सर? 5 से 6 साल हो गए। हमारी अदालतें जो इंसाफ देती हैं पूरे सूबे में, इंटर्नमेंट सेंटर जहाँ पे मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं, यहाँ मसला क्या है, वो फाल है, उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या है, देखें प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का कि अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अदालतों को एक भी जो है वो बंदा नहीं मिला जो 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल हो, जबकि हज़ारों की तादाद में सेल्फियाँ हैं, वीडियोज़ हैं, शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन एक बंदे को भी ये हमारा मैं सिर्फ जुडिशरी का नहीं कहूँगा, मैं इसको जुडिशरी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन से लेके जुडिशरी का सारा निज़ाम इतना गला हुआ है कि आज 1.5 साल बाद ये हमारा भी मौक़िफ़ है कि क्यों नहीं सज़ाएँ हुई, क्यों नहीं एक आदमी भी आइडेंटिफाई हुआ जो 9 मई में मुलव्वस हो, जिसकी बुनियाद पे आज सियासत हो रही है। सर मिलिट्री कोर्ट्स पे कौन से जो 4 चांद लगे हुए हैं, उन वो जो आपको सजाएं देते हैं, वो सिविलियन कोर्ट्स कह देते हैं कि आपके शवाहिद ही ना काफ़ी थे या आपके शवाहिद कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पे थे। मतलब उसके अंदर इसके ऊपर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट्स ने भी एक स्टेटमेंट दी हुई है। सो ऑल द मोर रीजन आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करे बजाय कि पैरेलल जस्टिस सिस्टम खड़ा कर दें। बेहतर होना चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। हम तो जुडिशल रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम तो इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं और इसके ऊपर हुकूमत ऑपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल ही रद्द आप उनको कर दें। वो बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। इस मुल्क में जो सिवेरिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर उनको मैनिपुलेट किया जाए, उनके ऊपर आप एक सोशल मीडिया की एक प्रोपोगेंडा की आग चलाएं उसके ऊपर, तो ये फॉल्ट लाइंस जो हैं ये टोए बन जाएंगे एंड दे विल बी ए रिस्क टू द ये आपकी इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्क बन सकते हैं।
सकते हैं। तो ये हमें इन सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ना है, और ये कोई आसान मामलात नहीं है जो KPK के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जहाँ दहशतगर्दों को दोबारा लगा के बसाया गया, फिर आपके बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं। तो हमने देखें इन सब चीज़ों के साथ हमें ये, और क्योंकि हमारा जुडिशल निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। लेकिन मैं एग्री करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से कि आपकी अगर जुडिशरी इतनी एफिशिएंट हो तो आपको ये बात, ये डिबेट ही ना हो, ये बहस ही ना हो। उसके लिए सबको इकट्ठे काम करना होगा। मगर इधर एक वक्फा मैं शामिल करती हूँ, मगर बिजली की सियासत के ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा है कि पंजाब जो है वो उसकी तलखी शुरू हो गई है बाकी सूबों के साथ। ये क्यों हुआ है, आपको दिखाते इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब और सिंध के वुज़रा आला के दरमियान बिजली के बिलों में रिलीफ को लेकर इस वक्त एक लफ्जी जंग जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ दिया गया है, और इसका ऐलान जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद किया था। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस ऐलान को बेवकूफ़ी करार दिया, तो मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि क्या करप्शन का पैसा जेबों में डालना बेवकूफ़ी नहीं है। ये लफ्जी जंग अब सूबों के दरमियान तलखी की वजह बन गई है, और आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़े लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। तैमूर तालपुर साहब, आपको क्या इससे प्रॉब्लम है कि अगर पंजाब अपनी ही सूबे में रिलीफ देना चाह रहा है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसका ऐलान कर देते हैं, तो इसमें सिंध को क्या मसला हो सकता है? आप भी अपने लोगों को रिलीफ दे दें। बिल्कुल, हमें बिल्कुल एतराज़ ना है और ना हमें होना चाहिए, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो आराम मिल रहा है, जो रिलीफ हम देना जा रहे हैं इस आवाम को, वो पंजाब के साथ सिंध में और बाकी दीगर सूबों में भी जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हम समझते हैं ये जो रिलीफ है ये टेम्पररी रिलीफ है। वी हैव टू गिव आवर पीपल अ परमानेंट रिलीफ, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह से हालात जा रहे हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, इन बिलों के पीछे झगड़े हो रहे हैं। पहले तो हम जो है वो AC संभाल के चलाते थे, अब तो लोग मेरे ख्याल से पंखा भी सोच सोच के चलाते कि जब ज़रूरत अशद किस्म की हो तो लगाएं, वरना पंखा भी ऑफ रहे। तो इन हालात को कंट्रोल करना है। पंजाब का बहुत बड़ा बजट है सिंध से, वो शायद आराम से अफोर्ड कर रहे हैं कि वो ये 2 महीने का रिलीफ दें। मैं समझता हूँ सिंध में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, तो उसको डाइवर्ट करना कहीं और पे विल बी अ बिग इशू फॉर अस। राइट। मुज़म्मिल साहब, आप तो फाइनेंस को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने बिल्स हैं वो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, तो फिर वाई आर दे आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिलीफ? वो खुद अपने आप को रिलीफ दे दे, खुद सूबा दे दे। मुझे से एक बात बताएं। फर्ज करें कि आप किसी को कोई ऑर्डर बना के देती हैं और वो 10 रुपए की कोई चीज देती है, और आपको ही वो बंदा जिसको आप बेचती हैं वो 50 रुपए की बेचे, तो आप कम से कम ये तो कहेंगे ना, कम से कम भाई इतना तो लिहाज कर लो, मैं तुम्हें 10 रुपए की दे रही हूँ और तुम मुझे 50 रुपए की बेच रहे हो। हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये नहीं है कि पंजाब 14 रुपए दे, हमारी तरफ से 70 रुपए पूरे दे दे, बल्कि 70 रुपए जेब से और भी दे दें। हमारा मसला ये है कि हम पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बनाते हैं 6 रुपए पर यूनिट, और हमें घूम के मिलती है 72 रुपए में। यही मसला सिंध का भी है। सिंध भी सस्ती बिजली बनाता है 15 से 25 रुपए के दरमियान, उन बेचारों को भी, सिंध वालों को भी 70 रुपए की मिलती है। मगर ये किसकी गलती है? ये वफाक की गलती है पंजाब? मैं यही फरमा रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने अपने थर कोल और सस्ते बिजली के घर लगाए, केपी में आज भी लग रहे हैं। अभी केपी हुकूमत के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी 8 रुपए बिजली की कॉस्ट है। कल सिंध में के इलेक्ट्रिक ने सोलर का पार्क किए 11 रुपए 20 पैसे में। पंजाब हुकूमत और जो फेडरल गवर्नमेंट जो नून लीग की थी, वो 80 रुपए फी यूनिट में इंपोर्टेड कोल की 75 रुपए कॉस्ट, RLNG की 32 रुपए कॉस्ट, 52 रुपए जो है उसकी कॉस्ट, क्या कहते हैं, फर्नेस ऑयल की, सोलर की 36 रुपए कॉस्ट। इनको पंजाब को, मतलब पंजाब के नाम पे इन्होंने इतनी महंगी बिजली बनाई जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान को महंगी खरीदनी पड़ रही है।
हम ये कहते हैं बेशक आप पंजाब को 200 की बेचो अगर आपकी मर्जी है, या मुफ्त की बेचो जी। हम सस्ती बिजली बना रहे हैं, हम पंजाब की सजा उनकी वजह से इतनी महंगी जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो हमारे सूबे के लोग क्यों भरे? ठीक, हमारा तो ये मौकफ है, बाकी ये अपनी तरफ से पूरे 3000 अरब रुपए लुटा दे, हमें क्या इनके पैसे, हम तो खुश होंगे। ठीक है, तो राना साहब ये कह रहे हैं जो पंजाब ने फैसले किए आज सबको भुगतने पड़ रहे हैं महंगी बिजली की एक सूरत के अंदर। ये देखें, ये अफसोसनाक बातें हैं कि आप सुबाइयत का कार्ड जो है आप खेलें, जहाँ भी बिजली बने वो मुल्की असासा है और फिर वो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ कि जो पंजाब की देखें, पंजाब की जो 5 डिस्कोज़ हैं 600 अरब की चोरी है, 100 अरब की चोरी पंजाब के अंदर है बिजली की, और बाकी जो सूबे हैं उसमें 400 से 500 अरब की चोरी है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की कितनी है, सिंध की कितनी है? देखें वो मुझे बाइफिकेशन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहाँ देखें मैं सूबों पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतों को चाहिए है कि मिल के वफाक के साथ बिजली चोरी के ऊपर काम करें। सिंध बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमें अगर कहीं से रेजिस्टेंस आ रही है, अगर इस मुद्दे को कोई उठा रहा है तो वो ये है कि वो जो बातें ये कर रहे हैं, ये बातें करके वो KPK में इश्तिहाल डलवाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बिजली घरों पे धावा बोलो, और वो हम जो है वो करेंगे बजाय कि वो वहाँ बिजली चोरी को रोकें। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अगर CPEC जो है उसका फ़ेज़ 2 कामयाबी से होता, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, 2019 में इंडस्ट्री रिलोकेट होती चाइना से, 20 में होती, 21 में होती, 22 में होती, तो ये कैपेसिटी पेमेंट का मसला इतना ना होता। अगर डीवैल्यूएशन ना होती जो इन्होंने IMF के मुआहदे को लेट किया जब PTI की हुकूमत आई, और फिर जाते हुए जो इन्होंने तबाही फेरी जिससे डीवैल्यूएशन हुई, तो तब भी ये कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ना पड़ता। हमने जो बिजली घर लगाए वो सस्ते लगाए, LNG और कोल बेस्ड। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जो रिलीफ जो वो दे रहे हैं वो पंजाब दे रही है, वफाक दे रही है, क्या इक्वेशन है? मेरे ख्याल से पंजाब, पहली बात तो मैं 1-2 चीज़ें क्लियर कर लूँ कि वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 0 से 200 यूनिट तक जो रिलीफ दिया है 50 अरब का अपनी PSDP से, वो पूरे पाकिस्तान के लिए वफाक ने दिया। ये जो रिलीफ है ये सूबे ने दिया है, सूबे को जो NFC अवार्ड के तहत मैं उसका बताता हूँ, क्या वफाक भी दे रही है और पंजाब भी दे रही है? नहीं, उसमें वो क्योंकि ISCO के बहुत सारे रीजन जो हैं वो पंजाब में आते हैं, वो सिर्फ ISCO सिर्फ अब इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, उसमें पंजाब के भी, तो वो उसको उन्होंने कवर पंजाब ने किया है। लेकिन ये प्रोगेटिव देखें, पंजाब जिस तरह सिंध आज़ाद, एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि सूबे आज़ाद हैं कि वो जहाँ मर्जी अपनी डेवलपमेंट के फंड लगाए। अब ये जो 45 अरब जो लगा है रिलीफ के लिए, ये सिंध के लिए 45 अरब नहीं लगना, सिंध के लिए 10 अरब का फिगर है। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ शायद 6 अरब का फिगर है, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। बलोचिस्तान का फिगर 1 अरब का है। तो ये अगर इन्होंने मैच करना है तो ये इनकी, अगर नहीं करना तब भी इनका प्रोगेटिव है, ये इन्होंने मैच करना है, नहीं करना तो, लेकिन वो फिगर वो नहीं है। और दूसरी बात ये आज़ाद हैं, पंजाब को हमने नहीं कहा ये करें, पंजाब ने खुद किया है। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब वो कहते हैं कि जी 10 अरब आपको लगेंगे, आप खुद सब्सिडी दे दें सिंध में। मेरे ख्याल से हम अगर पाकिस्तानियत की ज़्यादा बात करें तो बेहतर होगा, और छोटे सूबे जो हैं, जो आपका पंजाब का छोटा भाई है सिंध सूबा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की, और मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। जो काम हमने किया है थरकोल में, इट इज़ समथिंग जिस पर कोई मानने को तैयार नहीं था, जिस तरह से और जिस प्राइस पे हम बिजली बना के दे रहे हैं वफाक को, वो कोई मजाक नहीं है। और दिस वाज समथिंग जो समझते थे कभी होना ही नहीं है। मगर आपकी कंटेंशन क्या है तैमूर साहब कि अगर पंजाब ये फैसला कर ले कि हमने अपने PSDP या तरक्याती बजट में से कुछ रकम मुख्तस करनी है और लोगों को रिलीफ देनी है 2 महीने की, उसमें क्या आपको कबत है? नहीं, हमें कबत नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये रिलीफ जो है इसको बढ़ा के और इसको परमानेंट करें और इसको सब सूबों को बना के दें। तो वाई नॉट डू समथिंग विच इज़ फॉर द लॉन्ग रन एंड समथिंग दैट विल अफेक्ट एंड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल कंट्री। वाई जस्ट पंजाब एंड वाई जस्ट टेम्पररी? हमारे पास ये दो। ऑलराइट मुजम्मिल साहब, आपकी भी ये कंटेंशन है कि अगर आपने रिलीफ देनी ही है या सब्सिडी देनी है बिजली के ऊपर तो पूरे मुल्क को मिलनी चाहिए और वफाक को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, पंजाब को नहीं। वफाक के पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं है। अच्छा, देखिए मैं तो रिलीफ पे बिलीव ही नहीं रखता। वफाक से कोई ऐसी कोई हम तवक्को भी नहीं रखते
वो तो जो है जिस काम में हाथ डाले उस काम का जो है ना उल्टा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसी कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे पीडीएम हुकूमत। मैं सिर्फ ये तवक्को कर रहा था कि वजीर आजम साहब जो 2015 की पॉलिसी में आज जो पाकिस्तान में जो कैपेसिटी पेमेंट जो हायर जो हमारे जो बिजली के टैरिफ हैं वो इनके 2000 वो जो नहीं पिछले दिनों एक मशहूर इन्होंने निकाला था कि हमारा लगाया हुआ पौधा है, तो वो इनका लगाया हुआ पौधा है, उस पौधे पे उसको एड्रेस कर लेते ये तो पूरे पाकिस्तान पे ये मुसीबत ना होती। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अभी हम 4 लोग बैठे हुए इस प्रोग्राम में, एक आप और हम 3 दोस्त, हम चारों दोस्त 1-1 हजार पे पूल करें और कहीं मिलके खाना खाने जाते हैं और वहां जो है हमारे राना साहब 3000 का खाना खा लें और बाकी 1000 में हम तीनों खाना खाएं, तो हम राना साहब को कहेंगे ना बाबा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। ये हरकत की है, सिर्फ मेरे कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी बात की है। बात ये कि जो 4 भाई हैं वो हर सूबे की अपनी आबादी है और NFC अवार्ड जो हमने लिया है वो मिलके लिया है और आबादी के लिहाज से वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है। सर मेरे पास कुछ सेकंड रह गए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम रहे पाकिस्तान के, पंजाब के नहीं। ये दुरुस्त था कि आपने उनसे अनाउंसमेंट कराई? वो तो फिर एक नेशनल लीडर आप उनको प्रेजेंट करते हैं ना, आपने क्या उनको कूजे में बंद कर दिया? नहीं, ये तो देखें पंजाब की मर्जी है कि वो अपना डेवलपमेंट फंड कहाँ लगाते हैं, उसमें ऑप्टिक्स द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN पाकिस्तान, लेकिन दैट इज़ हिज चॉइस। उन्होंने जो फैसला किया, मरियम नवाज साहिबा ने फैसला किया कि वो पंजाब की आवाम को रिलीफ दें, आप उसको प्ले कर सकते हैं जिस तरह मर्जी प्ले करें, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सिंध को नहीं बता सकते कि वो डेवलपमेंट फंड अपना कहाँ लगाएंगे। अगर वो कहीं लगा देते हैं तो उस पर ये नहीं हम कह सकते कि सिंध वालों ये पंजाब वाले को भी दें या फलाने को भी दें। जो सूबों का फंड है वो तो अपनी मर्जी से उन्होंने लगाना है। एक कमेंट लेने बस लास्ट कमेंट पे मैंने क्लोज करना है। हाँ दीदी एक कमेंट, मैं इंतजार करूंगा ये जो इन्होंने रिलीफ दिया ये पहुंच जाए कौम तक, ये मैं इंतजार करूंगा और ये अगस्त की 1 तारीख को 1 सितंबर को मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आ। चले फिर आपने चैलेंज दे दिया और 1 सितंबर को हम इसी पैनल के साथ फिर एक और शो करेंगे, देखेंगे कि रिलीफ पहुंचा कि नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि सारे सूबों में ये रिलीफ पहुंचे और सारे सूबे इसके लीड करें और सियासतदान मिल बैठ के लोगों के मसले का हल ढूंढे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।